एवरीवन, वेलकम बैक टू मेटा माइंड्स। ये है आपकी क्लास 4 जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ जीएसटी कि जीएसटी होता क्या है, हम लोग इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हम सारे टैक्सेस लगाते हैं, इन सब का हम पे क्या बेनिफिट होता है या कितना हम लोगों को नुकसान होता है, साथ ही साथ में गवर्नमेंट ने इसको पॉलिसी को कैसे लगाया था, कितने टाइप का जीएसटी होता है, कौन से स्टेट में कितना क्या लगता है, सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे सो दैट ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन सबसे पहले लेकर चला है कि व्हाट इज जीएसटी। सी हम लोग जीएसटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से टैक्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए जीएसटी होता क्या है। अब मुझे यही नहीं पता, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब मुझे यही नहीं पता कि जीएसटी होता क्या है तो मैं आगे चीजें कैसे पढ़ पाऊंगी। तो पहले सबसे पहले जानेंगे, देखिए जीएसटी, जीएसटी 3 वर्ड्स 3 लेटर्स बोल सकते हैं। जीएसटी, तो जी मतलब क्या, गुड्स, एस मतलब क्या, सर्विस, एंड टी मतलब क्या, टैक्स। अब गुड्स क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है, हमने ऑलरेडी अकाउंटिंग टर्म्स वाली क्लास कंप्लीट कर ली है जहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में आपको गुड्स का समझाया था। और अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके उसे ज़रूर देखिए, बिकॉज टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है वरना मिस्टेक करेंगे आप। ओके, जब भी आप कोई गुड्स खरीदते हैं उस पर जो टैक्स देते हैं तो आप कौन सा टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, क्योंकि वो गुड्स पे लगता है। जब भी आप कोई सर्विस लेते हैं, सर्विस क्या होती है, देखो गुड्स तो आपको दिखते हैं, आप टेबल खरीद के लाए गुड है, आप चेयर खरीद के लाए गुड्स है, आप पेंसिल खरीद के लाए गुड्स है, आप आइसक्रीम खरीद के लाए गुड्स है, आप चॉकलेट खरीद के लाए गुड्स है, आप ये पेन खरीद के लाए हो गुड्स है। तो ये सारे गुड्स है जिसको आप फील कर पा रहे हो, सारी चीज़ें हैं। लेकिन सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज होती हैं जब आपने कोई सर्विस फील की है, आपने कोई सर्विस ली है। जैसे कि आप टेलर के पास गए, आपने टेलर को कहा कि मुझे ये शर्ट बना के दे दीजिए, तो आपने उससे कोई प्रोडक्ट नहीं लिया, प्रोडक्ट तो नहीं लिया उसने, कोई प्रोडक्ट तो आपको नहीं बेचा है, उसने तो अपनी सर्विस दिया। उसके पास एक स्किल है कि उसको वो स्टिच करनी आती है एंड देन उसने आपको स्टिच करके दे दिया है। तो ठीक वैसे ही जैसे ही आप किसी सीए के पास जाते हो तो सीए की स्किल का यूज़ करके आप उससे सर्विसेज लेते हो। आप किसी सैलून में जाते हो, आप हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाते हो, आप मेकअप कराने जाते हो, तो आप उनकी स्किल्स को यूज़ करके उनकी सर्विसेज ही तो लेते हो। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप उनकी सर्विसेज लेते हो। तो आप समझ रहे हैं, इस तरीके से होता है कि सर्विस लेते हो। और दूसरा होता है गुड्स, तो जो सर्विस पे टैक्स लगता है वो भी जीएसटी लगता है, जो गुड्स पे टैक्स लगता है वो भी जीएसटी लगता है, ठीक है। तो जो हम गुड्स पे टैक्स लगाते हैं, सर्विस पे टैक्स लगाते हैं, जब भी हम लेते हैं या देते हैं तो हम लोग उसको जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए नाम से ही समझिए, डायरेक्ट क्या, देखिए जितना भी आप टैक्स पढ़ रहे हो, टैक्स किसको जाता है, गवर्नमेंट को जाता है। टैक्स हम किसको देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। मतलब हम कौन है, नॉर्मल पीपल, आम आदमी, आम आदमी है ना, पब्लिक है। तो हम जाके जो पे करते हैं, जो टैक्स देते हैं, वो किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। अब अगर आप हो, आपको टैक्स देना है और आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हो कि जी गवर्नमेंट ये मेरा टैक्स है और ये लीजिए, रख लीजिए, तो ये तो आप डायरेक्टली दे रहे हो, तो दैट इज योर डायरेक्ट टैक्स, राइट। जो आप डायरेक्टली हैंड ओवर कर रहे हो गवर्नमेंट को कि जी गवर्नमेंट जी ले लो ये मेरा टैक्स है, तो वो तो डायरेक्ट टैक्स हो गया। लेकिन जीएसटी क्या आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को हैंड ओवर करते हो, क्या आप एक चेयर खरीदने गए, चेयर खरीदा, उसके ऊपर जो टैक्स दिया और वो टैक्स का जो अमाउंट है वो जाके खुद से गवर्नमेंट को पे करके आते हो कि जी गवर्नमेंट जी ले लो मेरा टैक्स ले लो, नहीं, वो नहीं करते हो। आप तो सिंपली जब आप चेयर का पेमेंट करोगे उसके साथ में ही दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो चेयर है वो 1000 की है, 1000 की है और उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो 100 रुपीज़ लग रहा है, तो आप ऐसे थोड़ा ना करोगे कि 1000 का पेमेंट उसको कर दोगे, 100 का पेमेंट जाके गवर्नमेंट को देकर आओगे, नहीं, आप ऐसे नहीं करते हो। आप डायरेक्टली यहाँ पे 1100 का पेमेंट उस शॉपकीपर को कर देते हो जहाँ से आपने चेयर खरीदा है ना। आपने तो उसको 1000 का तो उसका कॉस्ट था, 1000 की तो आपकी चेयर थी, वो दिया है, साथ में 100 रुपीज़ और दिए, ये 100 रुपीज़ क्या दिए, टैक्स दिया है, तो टैक्स आपने गवर्नमेंट को तो नहीं दिया,
आपने तो उस पर्सन को दिया है ना। अब वो पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो जाके गवर्नमेंट को देगा क्योंकि उसने गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट किया है टैक्स। अब जैसे मिस्टर एक्स, मान लो आपने मिस्टर एक्स से खरीदा था, तो मिस्टर एक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ये 100 रुपीज मिस्टर एक्स के पास गए हैं ना, मिस्टर एक्स ने कलेक्ट किया है, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो अब मिस्टर एक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जाके ये 100 रुपीज जाके गवर्नमेंट को देना। एक्चुअली बॉन्ड किसने किया, एक्चुअली पेमेंट किसने किया, क्या ये मिस्टर एक्स ने पेमेंट किया है? खर्चा किसका हुआ, आपका। 100 रुपए किसने पे किए, आपने एक्स्ट्रा पे किए ना 100 रुपए, पेमेंट आपकी ही है। लेकिन क्या आप डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को देते हो? नहीं देते हो, डायरेक्टली नहीं देते हो। डायरेक्टली कौन दे रहा है? ये बंदा जाके दे रहा है आपके बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे हमसे कलेक्ट करता है, हमारे बिहाफ पे जाके गवर्नमेंट को देता है। तो बेसिकली ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पहुंच रहा है। पैसा मेरा ही है, 100 रुपीज मेरे ही हैं, मैंने ही पे किए हैं, लेकिन डायरेक्टली ना देकर मैं इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पहुंचा रही हूँ। मैं पहले सेलर को दे देती हूँ कि सेलर जी आप रख लीजिए, पेमेंट ले लीजिए पूरी, सेलर जाके मेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट को दे देता है। तो आपका जीएसटी क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को पे नहीं करते, इनडायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को पे करते हो। ठीक है, तो अभी इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं और जो भी वर्ड्स आएंगे उसको और डिटेल में समझेंगे। देखिए, जीएसटी जो है वो एक सिंगल टैक्स है। मतलब जीएसटी आने से पहले ना बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, जैसे कि वैट लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, लग्जरी टैक्स लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। ठीक है, और अभी क्या कर दिया ना, उन सारे टैक्सेस को हटा दिया। कह रहे ये टैक्स लगाओ, वो टैक्स लगाओ, ऐसे करो वैसे करो, इतना सारा झंझट था, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी, उन सबको हटा के क्या कर दिया, एक सिंगल टैक्स ला दिया, जीएसटी। सोचिए, देखिए मैंने कहा आपको 4 से 5 टैक्स गिना दिए, वैट इतना लगेगा, एक्साइज इतना लगेगा, एंटरटेनमेंट इतना लगेगा, लग्जरी इतना लगेगा, सब पे 5-5, 10% बांट दिए, 5% ये लगाओ, 10% ये लगाओ, 15% ये लगाओ, ऐसे करके फिर सबको मिला के इतना टैक्स हो जाता था। अभी क्या कर दिया, जीएसटी में एक रेट दे दिया है, तुम डायरेक्टली 18% लगा दो, बात ख़त्म। तुम डायरेक्टली 12% लगा दो, तुम डायरेक्टली 5% लगा दो। ये छोड़ा ही नहीं कि ये इसका, ये उसका, ये उसका, एक टैक्स कर दिया है, जीएसटी नाम है, डायरेक्टली इतना % लगा दो जितना रेट दे रखा है। ठीक है, तो ये इसीलिए बोलते हैं सिंगल टैक्स है ऑन द सप्लाई। सप्लाई मतलब कि या तो हम खरीद रहे हैं या हम बेच रहे हैं, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो गुड्स बनाता है, और कंज्यूमर कौन होता है, जो उसे कंज्यूम करता है, जो कस्टमर होता है। जो अगर मान लो आप कोई गुड खरीद रहे हो एंड उसको आप फर्दर सेल करने वाले हो, तो दैट मीन्स आपने उसको कंज्यूम नहीं किया है, आप उसको फर्दर सेल करने वाले हो, तो आप कस्टमर नहीं हो। ठीक है, आप कंज्यूमर नहीं हो। तो यहाँ पे बात कंज्यूमर की हो रही है, मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर सिंगल टैक्स देना पड़ता है गुड्स एंड सर्विस पे, वो आपका जीएसटी होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट आता है कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया, मतलब क्या ज़रूरत पड़ गई थी जीएसटी लाने की, नहीं भी लाते तो क्या काम नहीं चल रहा था, क्यों लाए गए। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया जीएसटी से पहले क्या था, बहुत सारे टैक्सेस थे, एक्साइज था, वैट था, एंटरटेनमेंट था, लग्जरी था, बहुत सारे टैक्सेस के साथ क्या क्या हो जाता है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो वो कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम को हटाने के लिए हम क्या लेकर आए, जीएसटी लेकर आए, कि ये कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम था, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी, बहुत सारे टैक्सेस थे। दूसरा, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट होता है कि टैक्स के ऊपर ही टैक्स लगना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कैसे होता था, जस्ट गिव मी अ मिनट। मान लीजिए आपका वो जो चेयर था वो 1000 का आया, ठीक है, अब उसके ऊपर किसी ने बोला कि 10% का वैट लगेगा, तो आपने इसमें ऐड कर दिया वैट एट द रेट ऑफ 10%, 100 रुपीज़, तो ये कितना हो गया 1100। फिर उसके ऊपर एक्साइज लगता कि चलो जी एक्साइज लगा देते हैं एट द रेट ऑफ 10%, तो अब ये 10% 1000 पे नहीं लगता था, अब ये 10% 1000 पे नहीं लगता था, अब ये 10% 100 मतलब 1100 पे लगता था, 110 आ गया। उसके बाद ये अमाउंट
टोटल होती थी। तो सोच के देखिए, एक टैक्स यहाँ पे लगा 100 रुपीज़ का, फिर ये ऐड होके फिर उसके ऊपर और टैक्स लगा, तो इसका मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना, क्योंकि इस वाली अमाउंट में तो टैक्स ऐड है, और इस अमाउंट के ऊपर जब हम टैक्स लगा रहे हैं इसका मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। ये तो था बिफोर जीएसटी वाला काम। अब आफ्टर जीएसटी क्या हुआ? आफ्टर जीएसटी क्या हुआ? आपकी चेयर आई 1000 की और आपको कह दिया गया जीएसटी लगा दो एट द रेट ऑफ 18%। मान लीजिए आपको कहा गया 18% लगा दीजिए, तो आपने क्या किया? 180 रुपीज़ लगा दिए और ये 1180 बन गया डायरेक्टली। और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना, कोई प्रोसेस नहीं करना, डायरेक्टली उन्होंने कहा 18% लगा दो और कुछ मत करो, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी मत करो, ये लगाना है वो लगाना है, कुछ नहीं करना, और ना ही डुअल इफेक्ट आया। तो कॉम्प्लेक्सिटी भी खत्म हो गई, कैस्केडिंग इफेक्ट भी खत्म हो गया, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा, डायरेक्टली उसके ऊपर टैक्स लग रहा है ना, डायरेक्टली उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। तो ये वाला इफेक्ट भी हमारा जीएसटी आने से खत्म हो गया है। ठीक है, बेसिकली अभी तक आप बिजनेस कर रहे हो और उसमें टैक्सेस पे कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, एंड इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कर रहे हो, लेकिन यहीं पे अभी मैंने बताया कि जो जीएसटी है उसमें आपको एक सिंगल टैक्स पे करना है और सिंगल टैक्स रिसीव करना है, तो कितनी ईज हो जाती है उस बिज़नेस को करने के लिए। तो ये मेन रीजंस थे कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, जीएसटी को लाया गया। तो यहाँ पे आपको मैंने 3 पॉइंट्स कराए। द फर्स्ट वन इज़ कि कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो गई है। द सेकेंड वन इज़ कैस्केडिंग इफेक्ट, कि टैक्स के ऊपर टैक्स अब नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है, अब सिंगल एक परसेंटेज लगेगा एंड डायरेक्टली टैक्स या तो चला जाएगा या रिसीव हो जाएगा। एंड द थर्ड वन कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि अब आप बिजनेस करने के लिए थोड़ा इजी हो जाए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जहां पे हम ये सीखेंगे कि जीएसटी लाया कैसे गया। देखिए अभी तक हमने ये जाना कि जीएसटी होता क्या है और इसके बेनिफिट क्या है, लेकिन ये जानना भी उतना इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि इसको लाया कैसे गया। लाने में बहुत सारा प्रोसीजर लगता है, बिकॉज आपके पास इंडिया में बहुत सारी पार्टीज़ हैं, सभी की आपको एक कंसेंट चाहिए कि हाँ ये वाला हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकते हैं, या ये वाला बिल पास कर सकते हैं, या ये वाला एक्ट ला सकते हैं। आप पूरा का पूरा एक टैक्स स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो, आप कहाँ मल्टीपल टैक्स स्ट्रक्चर में थे और कहाँ आप एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर में आ रहे हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेजॉरिटी से कंसेंट ले लो, एंड कंसेंट लेना इतना इजी नहीं था। तो ये कैसे इंट्रोड्यूस किया गया ये सारा कुछ हम समझेंगे, लेकिन थ्रू टाइमलाइन समझेंगे, तो ताकि थोड़ी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सके, साथ ही साथ में हम इसको थोड़ा इजीली समझ सकें। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बात आती है 2000 ईयर की, जहाँ पे एक सेकेंड हम पहुंच जाते हैं 2000 में। 2000 में पहुंचेंगे जहाँ पे हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने सजेस्ट किया था कि हम लोगों को जीएसटी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा स्कीम है, बाहर की जो कंट्रीज थी वो भी इसे इम्प्लीमेंट कर रही थी और एक बेटर रिजल्ट देख पा रही थी। तो 2000 में मल्टीपल टैक्सेशन था, उससे पहले जो था वो मल्टीपल टैक्सेशन था। मैंने बताया ना आपको कि बहुत सारा वैट, एक्साइज, एंटरटेनमेंट, लग्जरी, ये सारे बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताया कि हमें जीएसटी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एंड वहीं पे ही 2000 में ही एक कमेटी फॉर्मेशन की गई, एक कमेटी बनाई गई जो इसके बारे में पढ़े, इसके बारे में लोगों को बताए, उसके बेनिफिट्स को जाने, एंड ये बताए कि अगर ये स्कीम आ जाती है, ये टैक्स स्ट्रक्चर हम लगा देते हैं, ये इस तरीके से अगर हम काम करने लग जाते हैं तो ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, कितना हमें ईज देगा काम करने के लिए। तो 2003 से लेकर 2006 तक, सॉरी जस्ट गिव मी अ मिनट, 2003 से लेकर 2006 तक विजय केलकर टास्क फोर्स, जो हमारी कमेटी बनाई गई थी उसका नाम था विजय केलकर टास्क फोर्स, उसने काम किया, सारा जाना कि जीएसटी कितना अच्छा है, कहाँ कहाँ क्या क्या उसका इम्पैक्ट आएगा, एंड साथ ही साथ में वो सारी चीज़ें स्टेक होल्डर्स को बताई। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनका इम्पैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी चेन से पड़ता है। अगर मान लीजिए जीएसटी आप लगा रहे हो तो उसका इम्पैक्ट किन किन लोगों पे पड़ेगा, वो सारे लोग उसके स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं।
तो बेसिकली उन्होंने कंसल्ट किया उन सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कि देखिए अगर हम जीएसटी इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये चेंजेस आएंगे, इस तरीके के इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ सकता है। तो बेसिकली 2003 से लेकर 2006 के बीच में विजय केलकर टास्क फोर्स ने ये काम किया, सारा कुछ जाना एंड कंसल्ट किया स्टेक होल्डर्स के साथ। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 2000 पहले से मल्टीपल टैक्सेशन चल रहा था, 2000 में पहली बार इसकी बात उठी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बात उठाई कि जीएसटी लगना चाहिए। फिर एक कमेटी फॉर्मेट की गई जिसका नाम विजय केलकर टास्क फोर्स था। फिर उसने सारा काम किया, देखा कि कैसे ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है। उसके बाद ये अनाउंस कर दिया गया 2006 में, ये अनाउंस कर दिया गया कि 1 अप्रैल 2010 से हम लोग जीएसटी एप्लीकेबल कर रहे हैं, हम जीएसटी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ जी, 2017 तक तो आगे कहानी थी, 2010 में भी अनाउंसमेंट हो गया था कि हम लोग जीएसटी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था, उस टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो उसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं। देखिए अब हम 2010 तक तो पहुंच गए हैं, 2010 तक की हमने कहानी जान ली है, जस्ट गिव मी अ मिनट। 2010 तक की कहानी हमने जान ली है कि हाँ हाँ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना था बट नहीं हुआ, ठीक है। फिर हम पहुंचे 2011 में। 2011 में 115 दैट मीन्स 115th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था जो कि इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में कि भैया हम लोगों को जीएसटी लेकर आना है और इसके अंदर मतलब जो भी चेंजेस करने हैं ना, जो भी अमेंडमेंट करनी है आप अमेंडमेंट कीजिए, आप जिस वजह से भी कैंसिल कर रहे हो ना कि जीएसटी नहीं लगेगा वो सारी अमेंडमेंट कर दीजिए एंड जीएसटी को एप्लीकेबल कर दीजिए। अब हुआ ये कि 115 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो लैप्स हो गया, वो अमेंडमेंट की गई थी जीएसटी के लिए बट उसका टाइम लैप्स हो गया, तो वो वहाँ पे लैप्स हो गया, वो नहीं हो सकता था, तो तब भी जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर ये 2011 की बात चली गई सीधा 2014 में। देखिए 2014 में क्योंकि हम लोगों को समझ आ गया था वो वाला तो लैप्स हो चुका है, जस्ट गिव मी अ मिनट। देखिए 2011 के बाद जब हमारा 115th अमेंडमेंट बिल था वो लैप्स हो गया था, उसके बाद बात सीधा चली गई 2014 में। 2014 में आया हमारे पास 122 कॉन्स्टिट्यूशन बिल जिसमें ये था कि अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे जीएसटी को। मतलब उससे पहले तक ना सब लोग बीच बीच में लगा रहे थे हमने नहीं करने देना, हमने नहीं करने देना, जीएसटी में ये खराबी है, जीएसटी में वो खराबी है। 2014 में हमारी फिर से गवर्नमेंट चेंज हुई एंड वही लोग उस बिल को लेकर आ गए। 122nd अमेंडमेंट बिल के अंदर जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने की बात हुई एंड 2014 में ये बात हुई थी। मई 2015 में ही लोकसभा से हमें अप्रूवल मिल गया था। हाँ, अब जो बिल में लिखा था ना जीएसटी में ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, वो सब लोकसभा में पास हो गया था, अप्रूवल मिल गया था। अगस्त में हमें राज्यसभा से भी मिल गया था। देखिए मई 2015 में लोकसभा से मिला, अगस्त में 2016 में अगस्त में हमें राज्यसभा से मिला, वहीं पे ही सितंबर में 8 सितंबर को प्रेसिडेंट ने भी अपनी एसेंट दे दी, हाँ जी आप पास कर लीजिए, हाँ जी आप जीएसटी लगा लीजिए। एंड 12 तारीख को ही 8 को उन्होंने प्रेसिडेंट ने कहा और 12 तारीख को ही एक और जीएसटी काउंसिल फॉर्मेशन हुआ कि एक जीएसटी काउंसिल बनाया गया जिसके अंदर सेंट्रल और स्टेट्स दोनों के लोग थे, जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो पूरा इंश्योर करे कि क्या टैक्स स्ट्रक्चर होगा, किस स्टेट में क्या लगेगा, क्या उसके रूल्स होंगे, क्या उसके रेगुलेशंस होंगे, कब कब उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, साथ ही साथ में उसका जो आईटी नेटवर्क था वो कैसे क्या बिल्ड होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो ये सारा कुछ हमारा जीएसटी काउंसिल करता है जिसके अंदर सेंट्रल और स्टेट्स के लोग होते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, मई 2015 में लोकसभा से अप्रूवल मिला, 2016 में अगस्त में हमें राज्यसभा से मिला, राज्यसभा से मिलते के साथ प्रेसिडेंट ने दे दिया 8 सितंबर को एंड 8 सितंबर को प्रेसिडेंट का मिलते ही हम लोगों को 12 सितंबर को जीएसटी काउंसिल बन गया। जीएसटी काउंसिल ने मार्च 2017 में अपना पूरा सब कुछ तैयार कर लिया, इतने टैक्स स्ट्रक्चर होंगे,
मतलब इतना इतना टैक्स लगेगा, इतना इतना गुड्स पे लगेगा, इस गुड्स पे लगेगा, इस स्टेट पे लगेगा, ये इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस तरीके का प्रोसीजर होगा, इस तरीके से लोग इसमें अप्लाई करेंगे। हर तरीके का जितना भी इंफॉर्मेशन थी उन्होंने प्रिपेयर करके तैयार कर ली थी मार्च 2017 में। एंड साथ ही साथ में जो उनका आईटी नेटवर्क था, बिकॉज एक आईटी नेटवर्क भी हमें चाहिए था जो सब चीज़ों को जोड़ सके। इतना बड़ा इंडिया है, इतना ज़्यादा टैक्स मिलेगा, तो वो सबको कैसे जोड़ें, कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, वो आईटी नेटवर्क भी मार्च 2017 तक तैयार था। अब मार्च 2017 तक सब कुछ तैयार हो गया था, सारा कुछ। तो उसके बाद 1 जुलाई 2017 को उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया पब्लिकली कि सब लोग आज से जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए मैं दिखाती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। अरे यार, देखिए उसके बाद आपका जीएसटी का अनाउंसमेंट कर दिया गया था अबाउट द टैक्स स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन क्या होने वाला है। एंड साथ ही साथ में 1 जुलाई को आपका इम्प्लीमेंट हो गया था जीएसटी। तो अभी जब भी आपसे कोई पूछेगा कि क्या स्टोरी है, कैसे कब शुरू हुआ है, तो आपको पता होगा कि जीएसटी की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ जाके ख़त्म हुई, कब इम्प्लीमेंट हुआ। 1 जुलाई 2017 को हमारा जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था होल इंडिया में। ठीक है, सो ये था हमारा जीएसटी की पूरी टाइमलाइन, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया है कि कैसे जीएसटी आया। 2000 पहले से मल्टीपल टैक्स था, 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बात की थी, जीएसटी काउंसिल एक कमेटी बनाई गई थी, टास्क फोर्स, जो कि केलकर टास्क फोर्स थी, उसने 2003 से लेकर 2006 तक काम किया था। अप्रैल 2010 में अनाउंसमेंट भी हो गया था कि हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, बट नहीं हो पाया। 2011 में 115 मतलब 115 अमेंडमेंट बिल लैप्स हो गया था। फिर 2014 में 122 अमेंडमेंट बिल आया, और फिर उसके बाद जीएसटी काउंसिल बनी, और उसके बाद नहीं, उसके बाद लोकसभा अप्रूवल मिला, राज्यसभा अप्रूवल मिला, प्रेसिडेंट अप्रूवल मिला, जीएसटी काउंसिल बनी। उसने मार्च 2017 तक सारे काम कर लिए, एंड जुलाई 2017 में हम लोगों को हमारा जीएसटी मिल गया। तो इस तरीके से हमारा जीएसटी मिला था हमें, और इस तरीके से उसकी फॉर्मेशन हुई थी। कहीं पे भी डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ये वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। यही मेन पार्ट था जो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है समझने के लिए, लेकिन वो हमने कर लिया है। उसके बाद आ जाता है की फीचर्स ऑफ जीएसटी, कि की फीचर्स क्या हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले डुअल टैक्स स्ट्रक्चर। डुअल टैक्स स्ट्रक्चर आप तब समझेंगे जब आपको मैं जीएसटी के टाइप्स, या ये कह सकती हूँ टाइप्स ऑफ सप्लाई समझाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैं बोल रही थी सिंगल टैक्स सिंगल टैक्स सिंगल टैक्स, तो ये डुअल स्ट्रक्चर का बात कहाँ से आ गई, तो वो बात हम लोग वहाँ करेंगे। दूसरी चीज़ यूनिफॉर्म टैक्स रेट, दैट मीन्स कि हर एक स्टेट पे सेम टैक्स लगता है। अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया इस गुड पे इतना जीएसटी लगेगा, तो वो पूरे इंडिया में उतना ही जीएसटी लगेगा। ऐसा नहीं है आप कहीं और बैठे हो तो वहाँ कुछ और लग रहा है, कहीं और हो तो वहाँ कुछ और लग रहा है। यूनिफॉर्म टैक्स रेट है, चेंजेस नहीं होते। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है कि गवर्नमेंट हमें बेनिफिट देती है। बेसिकली हम लोग टैक्स तब भी पे करते हैं जब हम परचेज करते हैं, एंड हम टैक्स तब भी कलेक्ट करते हैं जब हम सेल करते हैं। तो जब परचेज करते हैं तब भी टैक्स दिया, सेल किया तब टैक्स कलेक्ट किया। तो इन दोनों के जो डिफरेंस आता है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, और उसका बेनिफिट हमें गवर्नमेंट देती है। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल में समझेंगे तो इस टॉपिक को हम लोग आगे ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। उसके बाद जो आता है वो आता है टाइप ऑफ सप्लाई, जो कि मुझे आपको समझाना था। दो टाइप का सप्लाई होता है, एक होता है इंटरस्टेट एंड एक होता है इंट्रा स्टेट। अब देखिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम जीएसटी की बात करेंगे। जीएसटी का मैंने आपको बताया ही था कि कैसे हम लोग डायरेक्टली एक टैक्स परसेंटेज लगा देते हैं, वो हमारा जीएसटी होता है। अब देखिए हम बिजनेस चला रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं, है ना। परचेज एंड सेल जैसी छोटी छोटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स अगर आपने नहीं किए हैं तो मैं आपको फिर से कहूँगी, अकाउंटिंग टर्म वाली जो वीडियो है ज़रूर देखें। मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ उसको कवर किया है, सो दैट कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए परचेज एंड सेल अगर हम करते हैं तो हम टैक्स लेते हैं या देते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये है मिस्टर एक्स का है शूज़ का बिजनेस। मिस्टर एक्स को शूज़ का बिजनेस है, तो उस शूज़ को बेचने के लिए शूज़ होने भी तो चाहिए।
अब वो शूज़ कहीं से मंगाता है तो वो मिस्टर गोपीचंद से मंगाता है, यहाँ से मंगाता है शूज़। उसने शूज़ 1 लाख के मंगाए, जिसके ऊपर 10% का उसने जीएसटी दिया। जीएसटी देखिए, जब हम कुछ मंगा रहे हैं तो हमें पैसे देने हैं, तो पैसों के साथ हम क्या देंगे, जीएसटी देंगे। 10% का जीएसटी दिया, तो बेसिकली इसने पेमेंट कितनी की होगी, 1 लाख प्लस में 10,000, 1,10,000 का, राइट। 1,10,000 का पेमेंट किया होगा, उसके पास 10,000 हमारा टैक्स का चला गया। उसके बाद आ जाता है कि यही गुड्स उसने मिस्टर सी को सेल किए 2 लाख के, और वही एट द रेट 10% उसने जीएसटी लिया उनसे, तो 2 लाख प्लस 20,000 उसने टोटल कलेक्ट किया 20। तो यहाँ पे इस पर्सन के पास कितना टैक्स है, 20,000 आ गया है, और यहाँ पे 10,000 इनके पास है। ये 10,000 किसने पे किए हैं, अगर आप टेक्निकली सोचोगे तो ये 10,000 तो मिस्टर एक्स ने पे किए ना। आप मिस्टर एक्स हो, आपका बिजनेस है, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। देखो, आपने जब परचेज किया तब आपने टैक्स पे किया, तो आपने पे किया ये 10,000 आपने पे कर दिया, करेक्ट। अच्छा, आपने जब सेल किया तब आपने कितना कलेक्ट किया, 20,000। अब गवर्नमेंट को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपकी भी है, क्योंकि आपने उनके बिहाफ पे 20,000 किसी से कलेक्ट किए हैं जब आपने सेल किया है। तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी आती है, आप, मुझे सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाननी है। तो आप जितना कलेक्ट करते हो उतनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है, ठीक है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है 20,000 गवर्नमेंट को पे करने की। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, 20,000 पे करने की, क्योंकि आपने 20,000 रिसीव किया है। लेकिन अब बात आती है कि 20,000 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 10,000 तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, 10,000 तो आपने दिया है ना परचेज करते वक्त। तो गवर्नमेंट ऐसा कहती है, एक काम करो, 10,000 तो आप ऑलरेडी दे चुके हो, ठीक है, 20,000 और दे दो मुझे, ठीक है। तो आप 20,000 भी दे दिया, 10,000 भी दे दिया, तो टोटल कितना दे दिया, 20 प्लस में 10, 30,000, ठीक है। और अब कह रही है कि गवर्नमेंट कि आपने जो पहले 10,000 दिए थे ना, अब मैं आपको वापस कर देता हूँ। बेसिकली अब इसमें से अगर मैं 10,000 लेस कर देती हूँ तो 20,000 आ गए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी थी देने की, 20,000। एट लास्ट आपने दिए कितने हैं, 20,000। इट्स जस्ट दैट कि वो 10,000 आपको बाद में वापस करेंगे, एंड जो ये वापस करना हुआ ना, यही आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। समझ रहे हैं आप, यही आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। जो बात मैंने आपको बेनिफिट्स वाले में बताया था, की फीचर्स वाले में बताया था, ये होता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये बेनिफिट हमें गवर्नमेंट देती है, हमें वापस कर देती है टैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जीएसटी काम करता है, ये हमारा जीएसटी काम करता है। दूसरी चीज़, अगर हो सकता था आप यहाँ पे हरियाणा में रहते हो, आप हरियाणा में रहते हो, मिस्टर गोपीचंद राजस्थान में रहते हैं, मिस्टर गोपीचंद राजस्थान में रहते हैं, एंड जो ये मिस्टर सी हैं ये मुंबई में रहते हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी दूसरे स्टेट से या तो मंगाते हो या दूसरे स्टेट में सेल करते हो, उसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट बोलते हैं। जब भी हम सप्लाई करते हैं किसी दूसरे स्टेट में, अपने स्टेट को छोड़कर किसी भी स्टेट में कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए इंटर स्टेट होती है। इंटर का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब, वर्ड इंटर का मतलब समझो, इंटर का मतलब होता है डिफरेंट। इंटर का मतलब डिफरेंट होता है ना, आप ये सुनते हो इंटर कास्ट मैरिज की है, डिफरेंट कास्ट में मैरिज की है, तो इंटर का मतलब ही डिफरेंट होता है। इंटर वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, तो डिफरेंट स्टेट, इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट में जब कर रहे हो मतलब दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हो, इधर दूसरे स्टेट से खरीद रहे हो या दूसरे स्टेट में बेच रहे हो, तो दैट इज योर इंटर स्टेट सप्लाई। एंड अगर मैं कहती ये राजस्थान से नहीं, हरियाणा से ही है, और ये भी हरियाणा से ही है, तो इसका मतलब परचेज आपने कहाँ से किया है, ये वाला कौन सा सप्लाई होगी, इंट्रा। इसमें इंटर नहीं, इंट्रा, INTRA, इंट्रा, इंट्रा सप्लाई। जब हम सेम स्टेट में करते हैं तो वो होती है इंट्रा सप्लाई, इंट्रा, इंट्रा स्टेट,
एंड जब हम डिफरेंट स्टेट में करते हैं तो वो होता है इंटर स्टेट। ठीक है, आपको समझ आया? यही कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना था कि टाइप्स ऑफ सप्लाई में, कि एक होती है इंटर स्टेट सप्लाई और एक होती है इंट्रा। इंटर मतलब क्या? डिफरेंट स्टेट। इधर आप परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हो। मान लो आपने दूसरे स्टेट से खरीदा तो इंटर स्टेट सप्लाई, सेम स्टेट में बेच दिया इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से। और जब आप इंट्रा मतलब क्या? सेम स्टेट। एक बात तो अब आपको ये समझ आ गई, इंटर स्टेट क्या होता है, इंट्रा स्टेट क्या होता है। दूसरी चीज़ ये समझते हैं, टैक्स। देखो हमारे पास दो टाइप की गवर्नमेंट होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की गवर्नमेंट है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एंड हो सकता है दोनों में अलग अलग हो सकता है दोनों में सेम हो, इस बात को छोड़ देते हैं। ठीक है, हमारे पास दो टाइप की गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट। पैसा दोनों गवर्नमेंट को चाहिए चलाने के लिए, है ना, देश चलाने के लिए, स्टेट चलाने के लिए पैसा दोनों को चाहिए। और टैक्स आप किसी स्टेट में रह के काम कर रहे हो तो स्टेट वाला कहेगा मैं टैक्स के लिए लाइबल हूँ। भैया तुम मेरे स्टेट में हो, मेरे स्टेट में बिजनेस कर रहे हो तो मुझे टैक्स दो। गवर्नमेंट कहेगी, सेंट्रल कहेगा तुम मेरे देश में हो, मेरे अंडर हो, मैं ही तो सब में पैसे बांटता हूँ, मुझे दो। तो ऐसे तो लड़ाई चलती रहेगी। तो देखिए, अब टैक्स ना इन्हीं दोनों में बटता है, या तो सेंट्रल में जाता है या स्टेट में जाता है। ठीक है, या तो कुछ टैक्स सेंट्रल ले लेगी या स्टेट ले लेगी। अब कौन सी कब लेगी वो देखते हैं। जब मैं बात करती हूँ इंटर स्टेट, मैं नेक्स्ट ले लेती हूँ, नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ। हाँ, यहीं पे आ जाते हैं साइड में। जब मैं बात करती हूँ इंटर स्टेट, तो इंटर का मतलब क्या? डिफरेंट स्टेट। डिफरेंट स्टेट का मतलब क्या? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू स्टेट्स। हो सकता है एक होगा हरियाणा और एक हो गया राजस्थान। मैंने यहाँ से भी, या तो यहाँ से परचेज करके यहाँ सेल किया या यहाँ से कुछ ना कुछ इनमें किया। अब हरियाणा वाली गवर्नमेंट कहेगी मुझे दो, राजस्थान वाली कहेगी नहीं मुझे दो, मेरा बनता है। तो इन दोनों में तो लड़ाइयाँ चलती रहेगी। तो सिंपल सा है समझने के लिए कि जब भी हम इंटर स्टेट करते हैं तो हमें लड़ाई नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली सब कुछ सेंट्रल को दे देते हैं, हम सब कुछ सेंट्रल को दे देते हैं। कोई लड़ाई रखनी ही नहीं है, सब कुछ सेंट्रल को दे दो। एंड साथ ही साथ में ये दो स्टेट्स हैं, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड है, वो वाला भी टैक्स ये वाला भी टैक्स। तो हम इसको बोलते हैं IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा का सीधा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब दो स्टेट इंटीग्रेट करके जो टैक्स दे रहे हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कोई लड़ाई नहीं, सीधा सेंट्रल को दे दो। ठीक है, अब बात आती है स्टेट गवर्नमेंट की। देखो, अब दूसरा जो आता है वो आता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट में मैंने आपको क्या बोला था? सेम स्टेट। इसका मतलब हरियाणा का बंदा हरियाणा में ही खरीद के, या तो हरियाणा से ही खरीद रहा है या हरियाणा में ही सेल कर रहा है, मतलब हरियाणा की हरियाणा में ही सेल कर रहा है। ठीक है, कहीं बाहर जा ही नहीं रहा, हरियाणा के हरियाणा में ही है। तो एक बात बताओ, कोई और स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, तुम मेरे ही स्टेट में हो, तुम मेरे ही स्टेट में बेच रहे हो, तो स्टेट कहेगा ना भैया मेरे को दो ना, हाँ मेरे को दो। कोई लड़ाई वाली बात है ही नहीं, लड़ाई करने के लिए कोई दूसरा बंदा है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग स्टेट को भी देंगे, स्टेट को भी टैक्स देंगे, स्टेट को भी हम टैक्स देंगे। लेकिन गवर्नमेंट कहेगी, सेंट्रल कहेगी तुम मेरे लाइक आधा हिस्सा मुझे भी तो दो, स्टेट को भी जो भी स्टेट को मिलेगा उसका आधा हिस्सा मुझे भी तो दो, मैं भी तो लाइबल हूँ। तो जब भी हम सेम स्टेट में कुछ खरीदते या बेचते हैं तो हम सेंट्रल और स्टेट दोनों को आधा आधा दे देते हैं। दोनों भाई लड़ो मत, दोनों आधा आधा रखो। ठीक है, तो जब हम सेंट्रल को देते हैं हम CGST बोलते हैं, दैट मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
एंड वहीं पे जब हम स्टेट को देते हैं दैट इज SGST, दैट इज स्टेट गुड्स एंड टैक्स, ठीक है। एंड बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ, जब मैंने आपको बोला था ना GST एट द रेट ऑफ 10%, तो अगर 10% लगाना है तो 5% मैं स्टेट का लगा दूंगी, 5% मैं सेंट्रल को दे दूंगी। ठीक वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे 10% लगाना होगा तो पूरा का पूरा IGST लगा दूंगी, पूरा का पूरा IGST लगा दूंगी। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था। अब एक और एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं और इसे सम अप कर लेते हैं। वही आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स ने सेल किया, ठीक है, मिस्टर एक्स ने सेल किया चेयर्स 1000 की, टेबल 14,000 की। एंड एक चीज़ और ले लेते हैं, मैट, या फिर लेते हैं एक फैन, उन्होंने सेल किया 5,000 का, उनका टोटल बन गया 20,000। लेकिन वो जो इसको सेल कर रहे हैं वो मिस्टर एक्स, मिस्टर सी, मिस्टर एक्स तो है हरियाणा से और मिस्टर सी हैं राजस्थान से। अब देखिए मिस्टर एक्स हरियाणा से हैं, मिस्टर सी राजस्थान से हैं, तो ये कैसा हो गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, इंटर स्टेट हो गया। इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट्स के बीच में, दो स्टेट के बीच में लड़ाई करवाना नहीं, सीधा सारा सेंट्रल को देना है, मतलब दो स्टेट को इंटीग्रेट करके देना है, तो मतलब IGST लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे IGST एट द रेट ऑफ 10% और आपका अमाउंट आ जाएगा 2000 एंड यहाँ पे आपका टोटल हो जाएगा 22,000। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। वहीं पे अगर मैं सेम एग्जाम्पल में ही लेती हूँ कि देखिए मिस्टर एक्स जो है वो भी हरियाणा से हैं और मिस्टर सी भी हरियाणा से हैं, तो कैसे होगा, वही सेम अमाउंट्स ले लीजिए, वही 1000 का आपका चेयर था, 10,000 का आपका टेबल था, 5,000 का आपका फैन था, आपका टोटल 20,000 आ गया। लेकिन अब आपका सेम स्टेट है, सेम स्टेट में आधा सेंट्रल को दो, आधा स्टेट को दो, तो प्लस CGST एट द रेट ऑफ 5% एंड प्लस SGST एट द रेट ऑफ 5% एंड देन आपका टोटल आ जाएगा 5% कितना होगा, 1000 होगा एंड इसका 1000 होगा और ये टोटल आपका 22,000 आ जाएगा। अब आप कहोगे अमाउंट तो सेम आता है, अमाउंट सेम आता है, हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता कि अमाउंट सेम लाना है, हमें यहाँ पे ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है टैक्स का कि कौन सा वाला टैक्स लगेगा, कितना लगेगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं GST के कि कैसे हम लोग GST इंट्रोड्यूस किया है, GST होता क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, GST के टाइप्स क्या होते हैं, GST में इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट क्या होता है, हर तरीके की चीज़ें जो ओवरव्यू में आनी चाहिए मैंने सारी कवर कर ली हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी क्लास 5 जहाँ पे हम लोग आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, हम लोग पूरा सिलेबस धीरे धीरे करके कवर करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड हम लोग ऐसे ही मिलते हैं। ओके, बाय।